Student, today we are going to discuss about cephalosporin antibiotic. As you know, cephalosporin antibiotic are type of antibiotic. Antibiotic are medication which use treatment of bacterial infection. ठीक है, जैसे कि हमने जैसे ये हम जानते हैं कि सिफेलोस्पोरिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि मेडिकेशन है और किसके लिए यूज़ की जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये बहुत सारी टाइप की होती हैं। दीज आर मेनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन कॉल्ड क्लासेस। ठीक है, टेकन बाय द इसको दो तरीके से ले सकते हैं, ओरली एंड इंजेक्टेबल। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन जो होती है इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मैंने बताया वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, दीज इन्फेक्शन आर इंक्लूडेड हियर। आप इसको देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके ट्रीटमेंट के लिए सिफेलोस्पोरिन जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन जो होती है वो क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि हम कितने तरीके से दे सकते हैं, रूट क्या है इसके। तो हम इसको दे सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, एक तो हम इसको इंजेक्टेबल के रूप में भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल इजीली टू ट्रीट, और इंजेक्शन के फॉर्म में एंड ओरली। अगर देखो कैसे देंगे, स्टेप थ्रोट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सिंपल इन्फेक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यानी कि ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो हम इसको कैसे दे देंगे, इंजेक्शन के फॉर्म वो सॉरी मेडिकेशन के फॉर्म में देंगे, टैबलेट के फॉर्म में देंगे बाय ओरली। अगर वो सीवियर इन्फेक्शन है तो हम उसको दे देंगे यूज़ फॉर सीवियर इन्फेक्शन, क्या देंगे, IV सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि ये जो होता है क्या करता है, एक्शन फास्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेनिंजाइटिस को ले सकते हैं। ठीक है, देन द डिफरेंट जनरेशन। अब देखिए डिफरेंट जनरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इसको क्लासीफाई कैसे किया, किन ग्रुप में हम इसको क्लासीफाई कहते हैं, तो उन जो ग्रुप में हम इसको बांटते हैं उसी को हम यहाँ पे जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जनरेशन है मैं आपको बता दूँ कि इनके जो पर्पसेस होते हैं वो किस तरीके से उनको 5 डिवाइड किया जाता है। तो ये हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस, मीन कि जो पहले से चले आ रहा है, क्रोनोलॉजिकल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पहले आया वो फर्स्ट जनरेशन, जो उसके बाद आया सेकंड जनरेशन, फिर देन नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो फिफ्थ वन इज द लास्ट जनरेशन एंड एडवांस जनरेशन। ओके, और टोटली इसमें क्या है, इनको क्या कहते हैं, जनरेशन कहते हैं, जो कि ये ग्रुप में बटे होते हैं। ठीक है, ओके, देन सेकेंड पर्पस, फर्स्ट मैंने बोला था आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस जिसके बेसिस पे इसको बांटा जाता है। दूसरा हो गया स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या फिर ब्रॉड है, इसमें ये देखा जाता है स्पेक्ट्रम क्या, नैरो स्पेक्ट्रम है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मीन वो जो है बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना वो किल कर सकता है, यानी कि कितनी उसकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग उसको देखा बांटा जाता है ग्रुप में, जनरेशन में। तीसरा हो गया पोटेंसी, यानी कि वो जो एंटीबायोटिक है वो कितनी स्ट्रांग है, यानी कि बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना किल वो कर सकती है, कितनी स्ट्रांग है। फिर उसके बाद हो गया, इसमें हम देखते हैं कुछ इनको समझने के लिए, जो जनरेशन है इसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव मीन होता है जिसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो थिक होती है। ठीक है, थिक होती है और इजीली इसको पेनिट्रेट किया जाता है, थिक होने के बाद भी इजीली पेनिट्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी जो होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, फिर भी वो क्या होती है, हार्डर टू पेनिट्रेट। क्यों होती है, बिकॉज मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू सम एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक होती है जो प्रीवियस एंटीबायोटिक कभी उसको दी होगी जिससे कि वो क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है और स्ट्रांग बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं है, ये रेजिस्टेंट नहीं हो पाई, तो इसलिए इसको, अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कभी किसी जो बैक्टीरिया है उसको कोई इंजेक्शन मेडिकेशन मिल रही है, एंटीबायोटिक मिल रही है उसको किल करने के लिए, तो वो पहली बार उसे दिया गया तो उसको उसका कोई आइडिया नहीं है। इजी वे में मैं अगर बताऊं तो वो क्या होगा कि वो किल हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी उसको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जैसे कि म्यूटेशन का है, अदर केमिकल चेंजेज है, वो नहीं हो पाएगा और जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा फर्स्ट टाइम ऑफ
मेडिकेशन में, एंटीबायोटिक के टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड टाइम होगा तो जब उसको दिया जाएगा तो उसको इसकी आइडिया होगा कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, और वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस करेगा जिससे कि वो उसमें रेजिडेंस मतलब वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेगा और उसको रेजिडेंस उसकी आ जाएगी अगेंस्ट उस एंटीबायोटिक के, ठीक है। इसी को बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक कौन सी होती है। जो हमने ग्रुप बोले थे वो ये ग्रुप है, फॉर 1, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन भी है इसमें, अभी हम लास्ट में देखेंगे। तो इनका जो काम होता है सिफेलोस्पोरिन को जो ग्रुप में बटा है, इनका मेन काम क्या है। जो फर्स्ट जनरेशन है इसका काम होता है गुड अगेंस्ट ये गुड अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ये फर्स्ट जनरेशन इफेक्टिव है, और जो ग्राम नेगेटिव है उसके लिए ये मॉडरेट है। और जो सेकंड जनरेशन है वो क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। वो ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत अच्छी एक्टिव है, एक्टिव मतलब उसको किल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेफ है, और इस गुड है, गुड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बट मॉडरेट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। Then third generation is good against gram negative, like second generation, and weak against gram positive, और gram positive के लिए weak है। Then fourth one is good against gram negative just like a second and third, but extended activity against the positive। तो ये हमने अभी सब कुछ देख लिया, इसलिए ज़्यादा डिटेल में अब इसमें नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन जो सिफेलोस्पोरिन होते हैं, कुछ इसमें इन्फेक्शन है, वो जो सारे इन्फेक्शन हमने आगे पढ़े थे वही सेम इन्फेक्शन है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए ये दिया जाता है। जैसे अभी हमने आगे देखा था स्किन, यूटीआई, स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ मेडिकेशन है इसमें जो इंक्लूड है फर्स्ट जनरेशन से, दीज आर द मेडिकेशन, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है समरी, वही जो हमने देखा था कि मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। जो सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन होता है ये भी एक टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए होता है, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को टारगेट करता है, बट दे आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो हमने देखा था जो ग्राम जो ये था सेकेंड वाला, ये ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर पा रहा था, बट पॉजिटिव में थोड़ा लेस इफेक्टिव था। और इसके लिए भी ये सेम जो इन्फेक्शन है उन्हीं सब के लिए भी दिया जाता है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस एंड सेम ईयर इन्फेक्शन, साइनसाइटिस एंड यूटीआई सेम लाइक प्रीवियस इन्फेक्शन, ओके। और कुछ मेडिकेशन है जो कि इसमें ग्राम सेकेंड जनरेशन से ली गई हैं, जिसके थ्रू ये देते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया समरी, हम देखें तो वही सेम है कि टारगेट बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में हम देखेंगे मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंपेयर टू बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। जैसा कि हमने देखा था चार्ट पे कि जो थर्ड जनरेशन है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव के लिए मोस्ट क्या है इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, थर्ड जनरेशन है, ठीक है। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। और इसमें जो है मेन जो ये बैक्टीरिया कुछ इंक्लूड है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ वही सेम इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट स्किन, निमोनिया, यूटीआई, गनोरिया, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा। फिर इसमें वही सेम जो हमने अभी देखा था वो हमने इसमें समरी में आप देख सकते हैं कि इफेक्ट अगेन मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और हाँ ये क्या है कि ये जो बैक्टीरिया जो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन जो उसको नहीं ट्रीट कर पा रहे थे, जो उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, वो इसमें जो ये थर्ड जनरेशन है वो इसमें उसमें भी वो काम करता है, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो होता है वो हमने जैसे चार्ट में देखा था कि ये क्या होता है, अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट, और ये वैरायटी ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इफ़ेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और
इसमें भी ये सिर्फ इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, लाइक प्रीवियस इन्फेक्शन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। इसके लिए देखें तो हम थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में हमने देखा कि ये क्या करता है, वर्क अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों के लिए वर्क करता है। यूज़ फॉर मोर सीवियर इन्फेक्शन, और ये ज़्यादातर बहुत सीवियर इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो उनके लिए ये दिया जाता है, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। जो फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है वो क्या है, अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट एंड कैन बी यूज ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लाइक जो रेजिडेंस हो जाते हैं स्टाफाइलोकोकस के, उनके लिए ये ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जो प्रीवियस एंटीबायोटिक से रेजिडेंस हो जाते हैं सिफेलोस्पोरिन से, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। और इसमें फिर हम समरी में यही देखेंगे, जो हमने देखा था, अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट, यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द MRSA इन्फेक्शन। हम स्टार्ट करते हैं अब हाउ टू रिमेंबर सिफेलोस्पोरिन क्लासिफिकेशन, कि आप इसको कैसे करके रिमेंबर कर सकते हैं इन क्लासिफिकेशंस को। तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेडिसिन आ रही हैं आप देख रहे होंगे कि उसमें CEFA स्टार्टिंग में है। उसके बाद है सीफाजोलिन, यानी कि जोलिन, ZOLIN लास्ट में, जेड। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड जनरेशन में हो गया CEF जो है वो फर्स्ट में CEF करके है, और उसके बाद में इसमें अदर स्पेलिंग है, जैसे कि सिफोजाइटिन, ठीक है, सेप्रोजोलिन। तो इस तरीके से आप इसको सेकेंड जनरेशन को भी रिमेंबर कर सकते हैं। देन थर्ड जनरेशन में CEF, यानी कि सैफ करके पहले है ना, CEF, सेफेक्साइम, CEF, सेफेक्टाजाइम, इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें स्पेलिंग में CEF पहले है, CEF पहले है, तो ये इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं इसको। देन अब आप देखते हैं फोर्थ जनरेशन में क्या है, CEF। फोर्थ जनरेशन में भी इस तरीके से स्टार्टिंग में है। फिफ्थ जनरेशन में भी सेप्टारोलिन इस तरीके से है, फोर्थ जनरेशन में भी है सेपिरोल, इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अगर हम सिंपली इसको देखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसकी जो सेल वॉल होती है, वो जो उसकी लेयर होती है उसको बोलते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो उसकी लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के लिए, क्योंकि वो क्या करती है, सेल वॉल जो होती है उसके स्ट्रक्चर को और प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको शेप देती है, और उसको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो भी हार्मफुल उसके लिए है उसे उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उस जो प्रोटेक्शन जो उसको मिल रहा है उस लेयर को पेनिट्रेट करना, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को जो है उसका लाइसिस करके वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करना है, ताकि जो सिफेलोस्पोरिन है वो क्या करता है, कम्प्लीटली इनहिबिट पीपीटी मतलब क्या है कि जो पेंसिलिन इन बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी कि ये काम करना यहाँ पे नहीं होता, ये अल्टर्ड हो जाता है, यानी कि जो पेनिसिलिन होते हैं वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन के साथ बाइंड होके और क्या करते हैं कि इसके सिंथेसिस को, जो फाइनल इसका जो सिंथेसिस होता है पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर का, उसको ये रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है इसको ये अल्टर्ड कर दिया जाता है, किसके थ्रू, इस पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के थ्रू जो होता है, ये इसको अल्टर्ड किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि सिफेलोस्पोरिन अब यूज़ किया जाएगा, और जो सिफेलोस्पोरिन होता है वो इसको ना करके इसको कम्प्लीटली इनहिबिट करेगा, और अपने तरीके से उसकी क्या करेगा, सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देगा। और जब वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा लेयर को, तो क्या होगा, जो जो ये सेल वॉल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है
और जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो सेल है और जो उसकी जो सेल वॉल है वो एक बैरियर का काम करता है इन बिटवीन बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक। तो बीच में वो जो बैरियर है उसको तोड़ना है, तभी जाके क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगा वो किल हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है ये काम कौन करता है, सिफेलोस्पोरिन काम करता है, ठीक है। दीज आर द बैक्टीरियासाइडल एजेंट, ये क्या है, बैक्टीरियासाइडल एजेंट है जो कि उसके अगेंस्ट काम करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कुछ एलर्जिक रिएक्शन के साइन जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी को सिफेलोस्पोरिन देते हैं तो उससे किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो माइनर रिएक्शन होगा, जो कि कम होगा रिएक्शन, वो होता है स्किन रैशेस, जो कि हम स्टार्टिंग में पता कर लेंगे और उससे हम उसको क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो क्योर हो जाएगा और उसको स्टॉप करेंगे। लेकिन जो इसका एक तो सीवियर ये हो गया इन्फेक्शन, जो कि सॉरी एलर्जी जो स्किन रैशेस है, और दूसरा होता है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस इज द सीरियस जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में क्या होंगे, दीज सिम्टम आर इंक्लूडेड इन एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन like flush skin, swollen tongue, throat, breathing difficulty, low blood pressure, rapid weak pulse एक्सेट्रा ना। तो ये जो होते हैं सारे वाइटल इसमें डाउन हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, और पेशेंट जो होता है वो शॉक पे भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है टाइमली, अगर उसको नहीं क्योर किया गया और नहीं समझा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब एलर्जिक टू पेनिसिलिन से क्या मतलब है, यहाँ पर ये है कि ये जो होता है रेयरली होता है, ठीक है। पहले तो ये बहुत कम होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को जो होता है पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन जो होते हैं दोनों के रिएक्शन हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो है, अगर हमने पेनिसिलिन का रिएक्शन है और उसको सिफेलोस्पोरिन का भी है, और फिर भी अगर हमने उसको दिया तो सीरियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन उसको हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर उसको पेनिसिलिन का कभी रिएक्शन हुआ है तो हमने क्या करना है, उसको सिफेलोस्पोरिन अभी नहीं देना है। अगर उसको तभी देना है अगर अगर माइनर रिएक्शन हुआ था, कोई स्किन रैशेस वगैरह, तो हमको उसको कोई अगर दे रहे हैं इसमें तो हमें एसटी करके उसको देना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉशियसली उसको देना पड़ेगा। एसटी मीन सेंसिटिविटी टेस्ट करके हमें उसको इंजेक्शन या जो भी मेडिकेशन है सिफेलो स्पोरिन से रिलेटेड वो उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। ये हम इसमें देखेंगे। और दीज इज मेडिकेशन इंक्लूडेड आर हियर सिफेलोथिन, सिफालेक्सिन, सिफाड्रॉक्सिल एंड सिफाजोडलिन, इस तरीके की ये कुछ मेडिकेशन है जो कि हम इसमें इसको दे सकते हैं। सम सिफेलोपोरिन आर मोर लाइकली टू कॉज अ रिएक्शन इन पीपल विद द पेनिसिलिन एलर्जी। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम उनको सिफेलोस्पोरिन की ये वाली जो ड्रग है, ये वाले जो इंजेक्शन है, ये हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया एलर्जिक टू पेनिसिलिन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ सिफेलोस्पोरिन। हर किसी का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो हमें देखना होगा, वो हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो सिफेलोस्पोरिन से भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि है स्टमक, ये यहाँ पर दीज साइड इफ़ेक्ट आर इंक्लूडेड हियर: स्टमक अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ओरल थर्स्ट, डिजीनेस, स्टमक डिस्कम्फर्ट एक्सेट्रा। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम टू वॉच आउट फॉर। इसको हमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जो हमें देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें होगा एब्डोमेन पेन होगा, फीवर, नोजिया, एपिटाइट डिक्रीज हो जाएगी, वाटरी डायरिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो अगर हमको प्रिवेंट करना है स्टमक अपसेट जो हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी मेडिकेशन लेनी पड़ेगी जो उससे जो है जो कुछ अच्छे बैक्टीरिया को फॉर्म करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसको बोलते हैं प्रोबायोटिक, उसको हमको लेना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया को ऐड करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और वो उसको हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ मेडिकेशन होती हैं वो हमें लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो स्टमक इरिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, लाइक स्पाइसी, और ये वाले फूड हमको नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये तो हो गया, एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी पड़ेगी मेडिकेशन। और इसका जो सिफेलोस्पोरिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पेशेंट विथ नोन एलर्जी टू द सिफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन। तो हमको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है, जिनको कि पेनिसिलिन के साथ साथ सिफेलोस्पोरिन का भी रिएक्शन कभी हुआ है और सीवियर रिएक्शन है तो हमें उसको नहीं देना है। और एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि जो जीआई इफ symptom regarding related to the GI system, nausea, vomiting, diarrhea, anorexia, abdomen pain, etc. And symptom related to CNS, excuse me, related headache, dizziness, lethargy, and renal system. So regarding nephrotoxicity in individual with the pre-existing renal disease. Okay, then the drug इंटरेक्शंस में क्या होगा कि हमें अगर सिफेलोस्पोरिन से कुछ ज़्यादा जो किडनी टॉक्सिसिटी के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमिनोग्लाइकोसाइड उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जब सिफेलोस्पोरिन जो होता है में इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी टॉक्सिसिटी। एंड एंटीकोगुलेंट देंगे जब क्या होगा, मे एक्सपीरियंस द इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन वी हैव ऑलरेडी लर्न। देन सिफेलोस्पोरिन सेफ और नोट, क्या सेफ है या नहीं है ये हमें उसके प्रीवियस हिस्ट्री को देख के हमें देखना पड़ेगा कि दे दें। वैसे ये सेफ़ है क्योंकि सिफेलोस्पोरिन जनरली सेफ़, और ये हम उन पेशेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट है, और including those who are the pregnant. And in fact some first generation cephalosporin are commonly used to treat UTI in pregnant वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें अगर यूटीआई होता है तो सिफेलोस्पोरिन सेफ माना जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। और शुडंट टेक सिफेलोस्पोरिन इफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो उनको सिफेलोस्पोरिन नहीं लेना है, ये उनको देखना पड़ेगा। सिफेलोस्पोरिन कैन समटाइम इंटरेक्ट विथ अदर मेडिकेशन, जो कि हम कभी कुछ मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो कभी कभी वो उनके संग भी इंटरेक्ट करता है। ये भी हमें हिस्ट्री में अपने किसी जो भी डॉक्टर है उनको बताना पड़ेगा अगर हम कोई मेडिकेशन पहले से ले रहे हैं तो। ठीक है, मेक श्योर टू टेल यू हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द मेडिकेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया, और इंक्लूडिंग दी सप्लीमेंट, जो भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, वो हमें सारा कुछ बताना पड़ेगा हिस्ट्री में। थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा। बाय।